नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. मी अजित चव्हाण, सहमुख्य प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश. आज या मुलाखतीमध्ये आपण अशा एका पाहुण्याला भेटणार आहोत की ज्यांनी भारतीय राजकारणामध्ये चांगल्या आणि सुशिक्षित वर्गाचा देशपातळीवरचा चेहरा किती उत्तम काम करू शकतो हे दाखवून दिलं. आजच्या आपल्या या मुलाखतीचे पाहुणे आहेत भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी डॉक्टर दिनेश जी शर्मा. मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत धन्यवाद. इथून पुढची मुलाखत आपण हिंदीमध्ये करणार आहोत, कारण देशातला असा एक मोठा राजकारणी, 40 वर्षाहून अधिक काळ ज्यांनी राजकारणामध्ये करिअर केलं, एक शिक्षण तज्ज्ञ, एक सहृदय नेता, विशेष म्हणजे देशगौरव भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींचा ते अगदी मोदीजींपर्यंतच्या आपल्या सगळ्या आवडत्या नेत्यांचा सहवास लाभलेला, देश फिरलेला, अनुभवानं संपन्न चतुरस्र नेता डॉक्टर साहेबांचं खूप मनापासून स्वागत. आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रभारी म्हणून आता पुढचा काळ त्यांचा सहवास आम्हाला लाभणार आहे. कार्यकर्ते मित्रांनो, एक नेता घडण्याकरता किती मोठा कालावधी जावा लागतो आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आचार विचारामध्ये घडलेलं एक नेतृत्व कसं देश बदलू शकतं, कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देऊ शकतं, त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. संघ के विचारक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिक्षाविद, लोगों द्वारा सीधे चुनाव में चुने गए मेयर से लेकर के कई बार आप वरिष्ठ सदन में उत्तर प्रदेश के रहे, आप नेता सदन रहे, आप इतने बड़े देश के सबसे बड़े राज्य के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, अभी आप वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं. आपका लंबा करियर है. महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जब आप चुने गए, हम सभी को बहुत स्वागत हुआ. आपके बारे में बहुत सुना था, पर सारे कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा लगा कि आप महाराष्ट्र में मार्गदर्शन करने आए हैं. कार्यकर्ताओं को सबसे पहले आप क्या बताएंगे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं? सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि महाराष्ट्र कार्यकर्ताओं के सृजन की जननी है. यहाँ से जो कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में निकले हैं और खास तौर से जो हमारा मार्गदर्शक, प्रेरणा का केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां पर यहाँ से निकले हुए स्वयंसेवकों ने पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान किया है, एक आदर्श प्रस्तुत किया है. तो महाराष्ट्र हमारे मूल का, हमारी जड़ है और यहाँ का कार्यकर्ता दूसरे अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है. इसलिए महाराष्ट्र का जो पार्टी का संगठन है, जो महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति है, वो पूरे भारतवर्ष में एक अलग प्रकृति की है. समर्पण, सेवा भाव, त्याग, राष्ट्र के प्रति प्रेम, वीर शिवाजी की भूमि, वीर सावरकर का यहाँ का जो उनके विचार हैं, ये लोगों में कूट कूट कर भरे हैं. यहाँ राष्ट्रीयता, परंपरा, इतिहास और देशभक्ति की कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत किसी को नहीं है. छोटा सा बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है तो राष्ट्रभक्ति की बात करता है. ये वीर शिवाजी की भूमि है जिसने मुगलों को धूल चटाई थी, अंग्रेजों को एक दांत खट्टे करने का काम सावरकर जी के समय हुआ था. तो इस भूमि पर आनंद अलग है. और मैं तो 2014 में जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना था तो सबसे पहला टारगेट यहाँ के चुनाव में मुझे मिला था और मैं काफ़ी समय मैंने महाराष्ट्र में काम किया. युवा मोर्चे का था तब भी मैं आया और जब सदस्यता अभियान का संयोजक मुझे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला और मैं संयोजक बना. विश्व रिकॉर्ड बना था सदस्यता महाअभियान का. 11,57,00,000 सदस्य बने थे मिस्ड कॉल के माध्यम से. तो मुझे महाराष्ट्र में काफ़ी समय अलग अलग जगहों पर जाने का अवसर मिला था. और आज इस मोदी युग में मैं मोदी मैजिक देख रहा हूँ इस महाराष्ट्र में. क्या बात. और उस मोदी मैजिक में जहाँ जाता हूँ तो मोदी बयार है या राम की पुकार है. और ऐसे में तो मैं जहाँ मिलता हूँ लोगों से
और मैं देख रहा हूँ कि एक जगह गया, साधारण से लोग थे, पूछा कि आपकी क्या है? तो अनपढ़ सा परिवार था और मैं समझता हूँ छोटा मोटा कोई काम करता होगा, टैक्सी चलाता। उनका जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बात। तो जब राम का घर घर में, मोदी नाम का घर घर में जो प्रवेश हुआ है, ऐसे समय मुझे प्रभारी होने का सौभाग्य मिला है। तो चुनाव तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व वो अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे समय सोने से कार्यकर्ताओं के बीच में और चुनाव लड़ रही जनता के बीच में, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद का सबसे अभूतपूर्व चुनाव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं महाराष्ट्र के चुनाव पे भी आऊँगा और हम सभी कार्यकर्ताओं को आपके अलग-अलग टिप्स, क्योंकि आपको चुनाव का बड़ा अनुभव है, पर मैं एक राजनेता का जीवन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण होता है और एक प्रेरणा होता है। आप विद्या वाचस्पति हैं, पीएचडी है, शिक्षाविद हैं और राजनेता भी हैं। आपके इस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। नहीं, ये देखिए, जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवक के रूप में आए, प्रचारक बनकर आए, तो काफी लंबे समय तक मेरे छोटा सा घर है, एक ही कमरे का था उस समय। तो उसमें वो रहे, मेरे पिताजी को उनका वाह! सानिध्य मिला। और ये वो दौर था कि छोटा सा एक दो कमरा का, जमीन में बैठकर भोजन करना, छोटी सी मंदिर में पूजा करना। माननीय अटल जी, माननीय नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, राजमाता सिंधिया, ऐसे लोगों का आवागमन उस छोटी सी कुटिया में, मैं कहूँगा पिताजी का वो घर था, उसको मैं कुटिया मानता हूँ। तो उस परिवेश में मेरा जन्म हुआ। और मैंने बचपन में, मैं छोटा ही था तब भी पिताजी उस समय जनसंघ के बारे में लोग बोलते थे कि आता था, कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेसी लोग जनसंघ के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल शोषण करते थे, मारपीट करते थे, झूठे मुकदमे लिखाते थे। ऐसे समय पर मैंने वो जुनून बचपन में देखा। और क्या होता था कि जनसंघ के जो नेता होते थे, वो बच्चों को आगे करके जुलूस, बच्चा पार्टी का जुलूस निकलता था, महिलाओं का जुलूस निकाल देते थे, जिससे उन पर लाठीचार्ज नहीं होगा, उनको जेल पे नहीं भेजेंगे। तो हम लोग उस समय, टेलीविजन नहीं था, नारा लगा टॉफी बांटती, और टॉफी बांटने के बाद हम लोग नारा लगा के करते थे, अखबार में निकला क्या भाई क्या, रेडियो में आया तो लोग बोलते थे क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह। अब बाद में पता चलता था कि जमानत जब्त हो गई, और कांग्रेस के लोग, जो झंडा लगा हुआ डंडा होता था, वो हाथ में लेकर डंडा और निकालते थे, अखबार में निकला क्या भाई क्या, रेडियो में आया क्या भाई क्या, जनसंघ हार गया, जीत, वाह भाई वाह। और फिर वो उनके साथ में अशिष्टता करते थे, कार्यकर्ता निकलता था। मेरे पिताजी को मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ बचपन में रोने लगी थी कि वो चलता हुआ बिजनेस उन्होंने बेच दिया था, अपना कारखाना कागज का लगा था, और उससे वो कांग्रेसियों का सामना करने के लिए कार खरीद के लाए थे, एम्बेसडर कार, पार्टी को दिया उन्होंने, और उसके पैसा लगा तो उससे लाउड स्पीकर और जो अन्य चुनाव का प्रचार की सामग्रियाँ। प्रचार सामग्री वो लिया, और फिर चुनाव लड़ा। लोगों ने उनको मदद करते थे, कोई नाम नहीं हो तो गोपनीय चंदा कटता था। पहलवानी करते थे तो पाकिस्तान के पहलवान को पराजित किया, और उससे जो इनाम की राशि मिली, डुगडुगी पिटी थी लखनऊ में, तो उससे जो राशि मिली पिताजी ने गुप्त दान में पार्टी को किया। उससे जो लिटरेचर की पत्रिकाएं निकली, उसका एक पृष्ठ लगा। तो उस समय एक ही नहीं, मेरे पिताजी को पाधाजी बोलते थे लोग। ऐसे तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने मकान बेचिए, दुकान बेचिए, जेल गए, लेकिन पार्टी को करना, एक आइडियोलॉजी थी जनसंघ की। दीपक जलता था, तो बड़ा सा चौराहा था छोटी सी गली पे, उसमें तेल का, घी का दीपक जलाते थे जब चुनाव होता था। झंडा किसका बड़ा लगे, किसका होड़ होती थी। लोगों में एक जुनून था कि एक संस्कृति आएगी जो भारत की रक्षा का संकल्प लेगी, भारत माँ का जय बोलेगी, और जो भारतीयता, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, जो परंपरा है, उसको अक्षुण्ण रखेगी। ये सोच के लोग उस पे लगे थे। सत्ता की प्राप्ति होगी, ये सपना नहीं था, ये लक्ष्य था कि जिसकी भी सत्ता होगी उसको इस देश की मान्यताओं को मानना होगा। और इस जुनून ने एक दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन देखा,
अटल जी अडवाणी का जोड़ी का अभूतपूर्व नेतृत्व देखा। देश की है 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर का नारा देखा। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन भी देखा। और रामलला के उसमें तो चिल्लाते थे मैं तो यूथ का अध्यक्ष भी बन गया था और युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। हम लोग को माननीय उमा भारती जी और रितम्बरा जी या अशोक सिंघल जी बोलने जाए उससे पहले, कल्याण सिंह जी बोलने जाए उससे पहले भाषण करना होता था। ये बाबर की कहाँ मस्जिद की बात करते हैं, हम अल्लाह को मान सकते हैं, हम ईश्वर को मान सकते हैं, राम और अल्लाह की तुलना कर सकते हैं, लेकिन बाबर की और उनकी तुलना नहीं हो सकती राम की। अब भाषण जब होता था ना तो जनून पैदा होता था लोगों में, राष्ट्रीयता भी और राम के प्रति आदर्श की रामलला हमारे मंदिर में है। यही कांग्रेसी लोग राम है नहीं, इनका अस्तित्व तो नहीं है, कोर्ट में लिख कर देते थे। और जो राम का नाम लो तो मुलायम सिंह जी तो जब मुख्यमंत्री बने तो पतिंगा पर नहीं मारेगा। हम लोग निकालते थे जुलूस, लाठीचार्ज होता था। विश्व संवाद केंद्र बना, उसका मैं इंचार्ज बना और हम लोगों ने आंदोलन कैसे चले उसकी रचना रचा। बाद में आंदोलन के बाद में फिर चुनाव हुआ, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री पहले थे, सरकारें गई, बीजेपी की कई कई सरकारें चली गई, ढांचा गिरा। और उसके बाद मुलायम सिंह जी हुए तो उन्होंने एक वक्तव्य में महापौर बन गया था काफी समय बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं मेयर का चुनाव जीता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जीत का। तो एक प्रश्न वक्तव्य में चल रहा था तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि इनका लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम आया है मेयर का चुनाव सबसे ज्यादा जीतने का। तो मुलायम सिंह जी ने वो माइक ले लिया, लेने के बाद उन्होंने कहा इनके नाम एक गिनीज बुक और होना चाहिए। सबसे ज्यादा जब ढांचा गिरने के पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में ये युवा को जुआ बोलते थे कि जुआ के लोगों ने सबसे ज्यादा पुतला मेरी सरकार का फूका है, तो वो गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। यानी युवा मोर्चे में था लेकिन एक जनून था, काम करने का कार्यकर्ताओं में एक लगन था। यही भाजपा है। भाजपा संकटों के दौर से गुजरा हुआ एक आदर्श है जिसमें राष्ट्र प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, बलिदान है। इसलिए बीजेपी को मैं हमेशा बोलता हूं। और मैंने अभी मुझसे किसी ने पूछा, मैं युवा मोर्चे का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और यूथ कमीशन का भी मैं एक सदस्य था और युवा नीति बनाई थी हम लोगों ने, हम लोगों का ग्रुप ने। तो किसी ने मुझसे पूछा चुनाव में, आदरणीय भंडारी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी जनसंघ के भी निर्माताओं में से एक रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था, मैं युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते गया बैठक में, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या दायित्व दिया जाए। मैं बीजेपी के सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के लिए कहना चाहता हूँ जी। और युवाओं के लिए खासतौर से कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको क्या दायित्व दें। मैंने कहा जहां पर कम वहां पर हम। क्या बात। और उस चीज को भंडारी जी ने बिल्कुल ध्येय वाक्य बनाया और प्रति मतदान 20 जवान का नारा दिया। माननीय कलराज मिश्रा जी, कल्याण सिंह जी ऐसा नेतृत्व था उस समय, अटल जी ऐसा मार्गदर्शक था, एक आधार स्तंभ होते थे। मैं चुनाव जीत कर जाता हूं तो ऐसे ही ये नहीं होता है कि बीजेपी में शॉर्टकट नहीं रहा करता। अचानक फोन आता है और अटल जी कहते हैं डॉक्टर तुझे परसों नामांकन करना है। मैं कहता हूं बाबू जी, उनको बाबू जी बोलते थे, आपको मेरे उसमें आना पड़ेगा चुनाव में भाषण के लिए। बोले मैं कॉर्पोरेशन चुनाव में जाऊंगा। कॉर्पोरेशन चुनाव में आए, 103 से ऊपर बुखार था उनको, और जब वो पहुंचे तो वो केंद्र में वो सांसद हो चुके थे वहां के और केंद्र में थे। तो उन्होंने कहा लोगों ने कि अटल जी आप भाषण करेंगे, इतना बीमार थे। तो अटल जी ने कहा कि वो मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में भी कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र के भी क्या अटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि अटल जी आए, बोले कि लोगों ने लिखाया कि देश का नेता कैसा हो, तो एक शांति देवी करके कार्यकर्ता हुआ करती थी, जोर से चिल्लाई अटल बिहारी जैसा हो। तो अटल जी ने खड़े होकर कहा कि क्यों, मेरे जैसा क्यों। उनका आप आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूं कि अच्छा कुर्ता पहने हूं। तो हाँ, तो बोले मानो मैं कुर्ता ना पहनूं, केवल पैजामा पहने थे उस दिन, केवल पैजामा पहनूं तो तुमको अटल जी आप अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहले अच्छा ठीक है, मैं कुर्ता पहन लूं पैजामा ना पहनूं तो? बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बोले मैं यही कहने के लिए आया हूं, ऊपर केंद्र में ये कुर्ता है, नीचे पैजामा यानी विधानसभा या ये कॉरपोरेशन है। जब तक कुर्ता और पैजामा एक साथ नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा, यही कहने के लिए आया हूं। मैं जहां गया तो लोगों ने, साहब आप तो अटल जी के पैजामा हैं, कोई जरूरत नहीं। मैं यही महाराष्ट्र के लोगों को कह रहा हूं, ऊपर का कुर्ता मोदी जी का, उसके लिए नीचे का जो विधानसभा है फडणवीस जी का, ये कुर्ता और पैजामा का जो मेल है ना, यही आदर्श है। दोनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। और अच्छा काम जो आज हो रहा है ना, पुल बन रहा है, मैं देख रहा हूं कि टनल शुरू हो गया है, समुद्र के नीचे से निकल रहा है। आज यहां पर बुलेट ट्रेन फिर से शुरू हो गई है, कितने अटल सेतु काम करने लगा है। यही भाजपा है, यही मोदी का नाम और काम है। तो डॉक्टर इस साहब, आप जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, ये हम सबके लिए इतनी प्रेरणादायी है। मेरी रोकने की इच्छा नहीं हो रही थी आपको, आप इतना धारा प्रवाही, इतनी सुनहरी यादें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने आप में, ये आपका एक-एक वाक्य हमारे लिए प्रेरणा है। मैं महाराष्ट्र के चुनाव पर आपको ले आता हूँ। महायुति है महाराष्ट्र में। हमने 2.5 साल पहले महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने फिर से महाराष्ट्र में सरकार लाई, या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसको हमने वापस भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंककर सत्ता में ये लोग आए थे। अब इस चुनाव को लेकर के हमारे कई मित्र हैं जो महायुति के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। आप प्रभारी है, हमारे शीर्षस्थ नेता है, हमारे ऐसे मित्रों को आप क्या जवाब देंगे अभी जो आज अभी अभी महायुति के बारे में अभी बातें एक कर रहे हैं? पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि आपने मंथन किया है, जी। 3-4 दिन का मंथन हुआ है आपका। तो मैंने उनको कहा है, इस मंथन में 48 सीटों की जीत का अमृत निकला है। क्या बात है। और महाराष्ट्र के सोने से कार्यकर्ताओं को मैं बोलूंगा, और खासतौर से युवाओं को, तैयार हो जाओ। बीजेपी में एक बार भंडारी जी ने कहा था, आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता और खासतौर से युवा मोर्चे का जो युवा कार्यकर्ता है वो डंडा है, और जो भाजपा का नेतृत्व है वो झंडा है। झंडा तब लहराएगा जब डंडा सीधे मजबूती से खड़ा होगा। इस चुनाव में डंडा जो हमारा नौजवान है वो खड़ा है, और झंडा यानी मोदी जी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व लहराने वाला है। मैं यही कहूंगा कि महाराष्ट्र का चुनाव, ये महायुति है ना, लोग कहते हैं कि आप कैसे गठित करोगे, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बहुत लोगों को ट्रेंड कर देता है। और उसने जिस प्रकार से सामंजस्य बैठाला है, जैसे दो भाइयों का मिलन हो रहा हो, बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को समझा कर ले आया है। आज जिले जिले में महायुति के लोग आपस में मिल रहे हैं। अभी मुझसे शिवसेना शिंदे जी के लोग और अजीत दादा के पार्टी के एनसीपी के लोग मिले हैं, और किस तरीके से वो मोदी जी को गले लगाए हुए, अपने फोटो में लगाए हुए उनका एक तरीके से आचमन कर रहे हैं कि ऊपर मोदी जी की बड़ी सी फोटो है, नीचे दादा और शिंदे जी और फडणवीस जी साथ साथ खड़े हैं, और नीचे भी महायुति का कार्यकर्ता उनके उसमें खुद से जा रहा है नामांकन में। बीजेपी के तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके उसमें जा रहा है। बिल्कुल भी ये बात उनमें इसलिए नहीं हो सकती कि मेरा कार्यकर्ता वो कैडर बेस का कार्यकर्ता है, वो नेतृत्व जो बोल देता है ऊपर का, वो निचले स्तर के कार्यकर्ता को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नेतृत्व ने कह दिया वो होगा, वो शुरू हो गया। और जब उसने शुरू किया तो उसके साथ के जो कार्यकर्ता दूसरे दलों से आए, मित्र पक्ष का था, वो बोलते ना कि एक रंग में सब रंग जाते हैं। आज मिलकर बड़ा अच्छा एक टीम भावना से काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ यही विशेषता, ये जो हमारे उद्धव की शिवसेना है, उद्धव जी की, और जो पवार जी की एनसीपी है,
और जो ढहती हुई ऐतिहासिक जर्जर 100 साल पुरानी इमारत वाली कांग्रेस है, इनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण बनेगी। डॉक्टर साहब, आपको चुनाव का काफी लंबा अनुभव है। आपने व्यक्तिगत चुनाव लड़े हैं, आप अटल जी के चुनाव के तक संयोजक रहे हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति का ये जो चुनाव है, कितनी सीटें आती हुई देखती है मोदी जी के करिश्मे के कारण? आप क्या मैं कहें? उल्टा प्रश्न कर रहा हूं। जी। आप एक सीट का नाम बताओ जो नहीं आ रही है। मैं तो वही खोज रहा हूं। मैं तो 48 में एक भी सीट देख रहा हूं जो हम नहीं जीत रहे हैं, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। वो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं समझता हूं मैं 48 की 48 सीटें जीतेंगे। आप महाराष्ट्र में कई कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग विभागों के नेताओं से आप मिले। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में और अलग अलग जिलों से ये कहते हैं कि या असमंजस है या असंतोष है, ये सारी चीजें। पर आपने एक बात बिल्कुल अटल तरीके से कही कि हमारी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी के नाते कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, महायुति के कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल संदेश है। राष्ट्र का नेतृत्व एक सबल और एक राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ता जो विश्व का नेतृत्वकर्ता बनने जा रहा है, उसके हाथ में जाए, इसमें योगदान महाराष्ट्र का होना, पूरी तरीके योगदान होना जरूरी है 400 पार के लिए। आपने देखा ना, एक बार यही प्रश्न जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार राम सेतु बंद और रामेश्वरम का राम सेतु बन रहा था। बानर भालू राम लिखते थे और प्रवाहित कर देते थे पत्थर। राम के नाम का प्रताप था कि पत्थर तैरता जाता था, पुल बनते जाते थे। एक गिलहरी छोटा सा कंकड़ अपने मुंह में डालती थी और लाके दूर से उसमें डाल देती थी। तो लोग बोलते थे कि अरे ये तेरे कंकड़ से क्या होना है। उसने कहा जिस दिन ये सेतु, ये पुल बन के आएगा और लोग कहेंगे इसमें किसने किसने अपना योगदान किया, तो उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी होगा। मैं समझता हूँ गिलहरी वाला योगदान नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा अंगद वाला और बजरंगबली श्री हनुमान वाला योगदान महाराष्ट्र करने वाला है। और इसमें जीत में जो 400 सीटें आएंगी, उसमें 48 सीटें महाराष्ट्र की भी जब होंगी तो गर्व से आप कहेंगे ये वीर सावरकर की भूमि ने सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस को जवाब दिया है। क्या बात। ये वो महाराष्ट्र की भूमि है जिसमें अंबेडकर जी को 2-2 बार हराने वाली, कि वो संसद में ना पहुंचे इसलिए उनको चुनाव हराने वाली कांग्रेस को इस महाराष्ट्र की धरती ने, उस महाराष्ट्र के पुत्र अंबेडकर जी के अपमान का बदला लिया है। इस महाराष्ट्र की धरती ने उन उद्धव जी को, जिन्होंने रामलला का शिलान्यास होने के बाद में उत्सव मनाने वाली महाराष्ट्र के निरीह राम भक्तों को जेल में भेजा है, जिन्होंने बजरंगबली श्री हनुमान का पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का करने वाले लोगों को जेल भेजा है, उनको महाराष्ट्र की जनता जवाब दे रही है। यह जब वातावरण होगा ना, तो 4 जून के बाद ये उद्धव जी की शिवसेना, ये एनसीपी का पवार जी का एनसीपी और ये कांग्रेस, इनके लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेंगे। आपके माध्यम से कह के जा रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अब की लोकसभा में खाली दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि उनके उतने संख्या नहीं मिलने वाले हैं। और ये सारा कुछ का नेतृत्व महाराष्ट्र ने, मराठों ने मुगलों को भी भगाया है, महाराष्ट्र ने अंग्रेजों का भी मुकाबला किया है, और महाराष्ट्र के वीर लोगों ने, अब मैं समझूंगा ये रामद्रोही गठबंधन का भी, ये अंबेडकर विरोधी गठबंधन का भी मुकाबला कर रहा है, और अब कि इनको भी भगाने का काम यही लोग करेंगे। जब भी मोदी जी महाराष्ट्र में आते हैं, कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं। इन लोगों ने कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज, सावरकर जी, आपने अंबेडकर जी का उल्लेख किया, हिंदुत्व की मुख्य धारा पर चलने वाले बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी कर करके उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी से गद्दारी करी। इन सब लोगों को जवाब देने की बहुत अच्छी एक संधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन, ये चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, बाला साहब आदर्श हैं, बाला साहब प्रेरणा हैं।
बाला साहब अडवाणी जी और अटल जी का जो सामंजस्य था, वो राष्ट्रवाद का एक गूंज है। वो जो सामंजस्य और विचारों का तारतम्य था, बाला साहब की एक दहाड़ इन कांग्रेसियों से इस देश को बचाना है। बाला साहब की एक दहाड़ कि इन कांग्रेसियों ने इस देश में राष्ट्रीयता के भाव को समाप्त किया है, उद्धव जी तो उन्हीं की गोदी में चीन जाके को बैठे। जमीन दी है। इन कांग्रेसियों से मेरे जीते जी कभी शिवसेना का तालमेल नहीं हो सकता कहने वाला वो शेर का नाम, इस मराठा पुत्र का नाम बाला साहब ठाकरे था। और बाला साहब ठाकरे के इच्छाओं का कुठाराघात करके अंबेडकर जी का अपमान करने वाले, राम जी का अपमान करने वाले, रामद्रोहियों के समूह के साथ में, सत्ता की लालच में, जिसमें जनता ने इन विचारों को जनादेश दिया हो और शिवसेना बीजेपी के साथ न बनाकर इन अवसरवादियों के समूह के साथ में जाई, इसका जवाब जनता देने वाली है लोकसभा के चुनाव में। डॉक्टर साहब, 2014 के बाद देश बदला है, ये तो पूरी दुनिया मान रही है। पार्टी में, संगठन में आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आप पार्टी के संगठन में हमेशा 40 साल 4 दशक अहम भूमिका निभाते हुए आए। मोदी जी के नेतृत्व के 2014 से अब तक के सालों का संगठन की दृष्टया आप किस तरीके से वर्णन करें? देखो, मोदी जी के साथ में मेरा 2014 से संबंध नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ मारुति गाड़ी में बैठकर भी संगठन का काम किया हूं। क्या बात। मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा और पार्टी संगठन की तरफ से युवा मोर्चे का प्रभारी का दायित्व तो एक संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में माननीय मोदी जी को था। तब से उनके अनुभव का, उनकी संगठनात्मक क्षमता का जो आशीर्वाद और सानिध्य है वो मुझे मिला है। और फिर उनके राज्य में एक लंबे समय तक माननीय अरुण जेटली जी ऐसे लोग जो जहाँ के गुजरात के प्रभारी रहे हों, वहाँ मुझे राज्य का प्रभारी रहने का और काम करने का आशीर्वाद सानिध्य मिला है। मुझे अमित शाह जी ऐसे एक कुशल संगठनकर्ता जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 370 को हटाने में मोदी जी के मार्गदर्शन में तत्पल काम किया, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। अटल जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। डॉक्टर जोशी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं युवा मोर्चा उनके साथ मैंने काम किया है। भंडारी जी मेरे प्रभारी थे, उनके साथ काम किया। आदरणीय मोदी जी के साथ काम किया। आदरणीय योगी जी ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्वकर्ता के साथ में मैं नेता सदन का रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। संगठन के पुरोधा के रूप में कलराज मिश्रा ऐसा संगठनात्मक क्षमता वाले व्यक्ति के साथ में मैंने काम किया। आदरणीय कल्याण सिंह जी मुझे अपना दत्तक पुत्र मानते थे और मैंने उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा है। तो धीरे धीरे करते करते सभी बड़े से बड़े संगठन के लोगों का, नानाजी देशमुख ऐसे व्यक्ति की गोदी में मैं खेला हूँ, अटल जी ऐसे लोगों का मैंने प्यार पाया है। जीतने के बाद इतने लड्डू मेरे मुंह में भरे थे, तो मैं महापौर जीत के गया तो उनका इसने पैसा ही नहीं खर्चा किया और इसने कहा था मैं चंदा नहीं लूंगा, मैं सभा नहीं करूंगा। और उन्होंने 3, 4, 5 लड्डू पेड़े आए थे। रामस्वरूप शर्मा जी विधायक हुआ करते थे मथुरा के, वो उस समय मिलने आए थे उनको, तो उनके जितने पेड़े थे मेरे मुंह में डाल दिया उन्होंने। ऐसे आदर्शवादी लोगों के साथ में काम करना मेरे जीवन का लक्ष्य था। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में भाजपा जीते और भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हो एकनिष्ठ भाव से। ये युद्ध है, धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध नहीं, ये सत्य को स्थापित करने का एक संग्राम है। इस संग्राम में पूरा देश शामिल है। ये एक नव चेतना का संग्राम है। ये एक ऐसा राष्ट्र यज्ञ है जिसमें आपको अपनी अपनी मेहनत का आहुति डालनी है। इसलिए युवाओं, आप डंडा है, अपने झंडे को लहराओ। महिलाओं और माताओं, इस नारी शक्ति के प्रादुर्भाव का ये चरम बिंदु है। इसमें आप लोग अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद मोदी जी के प्रति दो। महिलाओं से भी मैं कहूंगा, बहनों, पहले आपकी पतिदेव को आप जिस दिन मतदान हो उस दिन पतिदेव को आप सुबह, आपका जो रसोई घर है उसमें ताला लगा देना 7 बजे सुबह। पतिदेव आवे तो उनसे कहना, नहीं 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 श्रीमान, पहले करके आओ मतदान, तब घर में
पाओगे जलपान, क्योंकि आपके मतदान से होगा देश महान। इन आह्वानों के साथ में मैं एक अच्छे साक्षात्कार और अच्छे इंटरव्यू के लिए मैं साधुवाद दूंगा आपको, और मैं प्रेरणा यहाँ के कार्यकर्ताओं को रहे, महाराष्ट्र अपना नेतृत्व अपने हाथ में रखे। महाराष्ट्र का नौजवान जैसे मुगलों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, वैसे आज रामद्रोही मानसिकता को भगाने के लिए, आज अंबेडकर विरोधी मानसिकता को भगाने के लिए महाराष्ट्र का नौजवान खड़ा हो, महाराष्ट्र के लोग खड़े हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे नौजवान हो, चाहे शिक्षक हों, चाहे महिला संगठन या किसान संगठन हो। मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, और आह्वान ये दिल से है आह्वान, क्योंकि मैंने इस राष्ट्र में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, और इन उतार चढ़ाव के बीच में इस राष्ट्र का सम्मान तब देखता हूं जब लोग कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब भारत से कहता कि कोरोना की दवा भेज दो, नहीं तो मेरे देश के लोग हो जाएंगे। वही भारत है जो जिसके लोगों को भीख मांगते हुए फोटो दिखाकर अंग्रेज हमारा उपहास उड़ाते थे। वही भारत है कि मोदी जी नहीं आएंगे, अमेरिका वीजा को पर प्रतिबंध लगाने की बात को प्रचारित करता है। वही आज भारत याची नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 100-250 से ऊपर वैक्सीन लगी हैं, 3-3 वैक्सीन बनी हैं। कोरोना में 25 लाख लोग अमेरिका में मरते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा है। चंद्रयान भी है तो सूर्ययान भी है, दक्षिण ध्रुव पर भी जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार भी रहे हैं। अब पाकिस्तान में अब वो भारत नहीं रहा जिसमें सोने की चिड़िया होती थी इस भारतवर्ष में, और ये विदेशी आते थे, ये मुगल, ये तुर्क, ये यूनानी, ये फ्रांसीसी, ये अंग्रेज, और ये हमारी सोने की चिड़िया के पर को छीन कर चले जाते थे। अब मोदी जी के युग में जो अशोक के लाट के शेर का झुका हुआ सिर था, अब दहाड़ता हुआ सोने का शेर है। अगर आंख उठाई तो घर में घुसकर मारेंगे, अगर गले लगाया तो हम तुम्हारे साथ में तुम्हारा मदद करेंगे। 120 देशों को वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए ये चुनाव राष्ट्रीयता का है, ये चुनाव इस बात का है ये देश का नेतृत्व कौन करने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये संदेश घर घर पहुंचेगा, और इस संदेश का भाव यही है कि हम चुनाव घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव देश के लिए लड़ रहे हैं, और देश के लिए नहीं। ये मोदी का जो नाम है, मोदी का जो मैजिक है, मोदी की जो बयार है, मोदी की जो हवा है, और राम जी की जो कृपा है वो बरसेगी, और इस कृपा में ये तमाम लोग उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये साक्षात्कार खत्म करने की इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं हो रही, पर समय के रहते मुझे रुकना पड़ेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं दिल से कह रहा हूं कि आपके ये जो अनुभव थे, ये संघ के स्वयंसेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सुनहरे शब्द हमेशा हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए मुझे बहुत आनंद आया। इतना उच्च स्तरीय इंटरव्यू तो मैंने बहुत दिए हैं देश विदेशों में, कर मैं समझता हूँ कि मैं आत्मिक रूप में प्रसन्नता की अनुभूति करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि विजय के बाद एक दूसरा इंटरव्यू फिर होगा से एक साक्षात्कार मेरी भविष्यवाणियों के संबंध में। हम सीट जीतेंगे। यहाँ पर विपक्ष अपने को प्रतिपक्ष के नेता के सीट खाली रहेगा, और मोदी जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मन की बात होगी वो मैं महाराष्ट्र के लोगों के साथ सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तर हे होते भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आणि खरोखर एक तपस्वी राजकारणी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देणारा नेता आज आपल्याशी बोलला। निश्चितपणे निवडणुकीच्या निकालानंतर आपण पुन्हा एकदा एका अशाच प्रेरणादायी मुलाखतीनं आपण विजयाचा उत्सव साजरा करू। धन्यवाद।